संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि संदीप जी का यूट्यूब चैनल भी है द संदीप फोगाट शो। संदीप जी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार की जगह कट्टर बेईमान निकले हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। लास्ट नाइट उनकी ईडी के लॉकअप में गुजरी। आज की रात कहाँ गुजरती है, उसके लिए सारी कोशिशें चल रही हैं। और ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि एक हमेशा अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला सीएम कहाँ पे आज खड़ा है। मतलब वो तिहाड़ की दहलीज पे खड़े हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि ये बदल रहा है भारत। बेईमानों के दिन लद गए हैं। यहाँ अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनका राज चलता है। और मोदी की सरकार की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ये बताती है कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। संदीप जी आपसे जानना चाहूंगी कि 2 महीने में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 सिटिंग सीएम्स को पीएमएल एक्ट में गिरफ्तार किया जाता है। क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों ही ईडी को उन्होंने बहुत टहलाया। हेमंत सोरेन भी और अरविंद केजरीवाल भी, दोनों को 10-10 सम्मन दिए गए। लेकिन ये शराफत से उनके सामने नहीं जाते हैं एंड एंड ऑफ द डे उनको घसीट के लाना पड़ता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 60 दिन के अंदर नहीं, एग्ज़ैक्टली 50 डेज़ के अंदर-अंदर 2 सिटिंग सीएम्स को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल की है, वो अपनी पार्टी को हमेशा से ही कट्टर ईमानदार पार्टी कहते हैं, जिनका लेबल भी उनके द्वारा ही और उनकी पार्टी के द्वारा दिया गया था, जिससे वो ये साबित करना चाहते थे कि हमारी पार्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो, तीसरा विकल्प मोदी और कांग्रेस के बाद, बीजेपी और कांग्रेस के बाद ये है आम आदमी पार्टी, और इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रेट करती थी। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है, तो आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन पे भी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का चेहरा उतरा हुआ था। आम तौर पे जो भी आम आदमी पार्टी से जेल में जाता था, वो इस तरीके से हाथ हिला के जाता था जैसे कि वो भगत सिंह के बाद इनका नंबर आया है और वो देश के लिए इन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गुनाह किया है तो आप इसको पकड़ के ले जाइए, मेरा रिश्तेदार नहीं लगता। मैंने गुनाह किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो मुझे पकड़ कर ले जाइए। और बहुत ही दूरगामी जो सोच कहें, दृष्टि कहें, वो केजरीवाल की थी। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि वो आगे चल के गिरफ्तार होने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि उनका जो गिरफ्तारी है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, इसके ऊपर सब लोग बात करते हैं। बहुत सारे विपक्ष के नेता लोग भी हैं जो भी इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम आम आदमी पार्टी की ही बात करें, तो जो शराब घोटाला क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता। शराब घोटाले के अंतर्गत जो पहले सरकारी दुकानें होती थी, जिसमें लगभग 40% से भी ज्यादा सरकारी दुकानें होती थी, उन सबको खत्म करके 100% प्राइवेट कर दिया गया। आमतौर पे मोदी जी पे ये आम आदमी पार्टी वाले ही कहते हैं कि सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया, देश बेच दिया। इन्होंने खुद किया था और कहा था कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा सरकार को। लेकिन अब यहाँ पे फायदे की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें कमीशन ज्यादा मिल रहा होगा या ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन कमीशन वाली इसमें यहाँ पे कोई बात थी ही नहीं। जहां पे पहले 60% जो सरकारी दुकानें थी, पहले सरकार को फायदा होता था करीबन 35 रुपए पर 750 ml के आसपास, जो बोतल होती थी उस पे होता था। जब इन्होंने ये चेंज कर दिया और बड़े ठेकेदारों को, पहले मैं जहां पे कमीशन की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो ये लाइसेंस मिलते थे, वो लाइसेंस होते थे, उनकी कीमत होती थी 25 लाख रुपए, जिसमें मीडियम दुकानदार भी जो होते थे वो भी अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इन्होंने उसका प्राइस बढ़ा के कर दिया 5 करोड़। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो यहाँ पे ईडी और सीबीआई स्थापित करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये उनसे वसूली कर सके। जो वसूली के आरोप अभी ये बीजेपी पे लगा रहे हैं, वो वसूली कर सके। और उसका एक स्पष्ट उदाहरण के कविता को पकड़ा गया, उन्होंने बताया 100 करोड़ रुपए किस तरीके से इन्होंने दिए थे, सारे सबूत भी वहां पे है। तो अब यहाँ पे बात आई कि अगर 5 करोड़ वहां पे दिए हैं पर दुकान के, तो उसमें सरकार को
फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सबसे पहले कमीशन की बात, 35 से 40 रुपए के आसपास पर बोतल बचते थे, सरकार को मुनाफा होता था, जो स्टार्टिंग की बात है। लेकिन उसके बाद इन्होंने, सॉरी 35 मैं कह रहा हूं, 320 के आसपास इन लोगों को मुनाफा होता था सरकार को, लेकिन वो घटा के करीबन 80 रुपए कर दिया गया। और जहां पे दुकानदारों को फायदा होता था 35 रुपए का, उनका मुनाफा बढ़ के लगभग 350 रुपए पर बोतल हो गया। और वो यानी कि सरकार घाटा ले रही है और कह रही है कि 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। जैसे ही ये बात खुली सामने आई, इन्होंने उस पूरी की पूरी शराब नीति को ही बर्खास्त कर दिया। अगर उससे इतना फायदा हो रहा था, ये कह रहे हैं इलीगल जो समन भेजे जा रहे हैं, अगर शराब नीति में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, ये आप इंटरनेट पे जाके भी सब लोग देख सकते हैं। तो ये डिटेल जो सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, उनसे क्या जनता को साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये झूठ की जो सामने आके बोलते हैं, उससे यही साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि इलीगल अरेस्ट है। फिलहाल जो अरेस्ट हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कल इनके वकील हाईकोर्ट गए थे कि केजरीवाल बिल्कुल तैयार हैं ईडी के सामने जाने के लिए, लेकिन अरेस्ट से उनको प्रोटेक्शन दी जाए। हाई कोर्ट ने ईडी को साफ साफ कहा, अगर भैया तुम्हारे पास कुछ है तो हमें दिखाओ। कोर्ट के चैम्बर में, जज के चैम्बर में जाके 20 मिनट तक बात हुई, वहां पे सारी चीजें दिखाई गई। देखते ही जज ने साफ कह दिया, भैया हम तुम्हें कोई रियायत नहीं दे सकते हैं, और 2 हफ्ते का टाइम दिया ईडी को। लेकिन ये 2 हफ्ते का टाइम बहुत ही नाजुक था। इस 2 हफ्ते में बहुत कुछ कांड हो सकता था, और मैं उसके बारे में बता देता हूं। 2 ईडी के ऑफिसर्स को पकड़ा गया है जो केजरीवाल को सारी सूचनाएं दे रहे थे, स्पाई कर रहे थे केजरीवाल के लिए। यानी कि उस 2 हफ्ते के टाइम में क्या क्या चीजें हो सकती थी, और ईडी को यह बात पता चली, इसलिए वो रात को पहुंच गई और जो क्वेश्चन पूछे उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है। आई थिंक इससे बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। मैंने भी अपने व्यूअर्स को सबको कहा था कि मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑफिस में मिठाई बांटूंगा जिस दिन ये होगा। मैं मंडे को ऑफिस जाऊंगा, वहां पे मिठाई लेके मैं जरूर जाऊंगा। और ये सबके लिए होली से पहले दिवाली का आई थिंक अवसर आ गया है। बहुत सही कहा आपने संदीप जी, क्योंकि अक्सर मतलब हम भी बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे, रोज़ वीडियो बना रहे थे, रोज़ कमेंट सेक्शन में लोग पूछते थे, "अरे! क्या क्या होगा? मैडम बताइए, कब अरेस्ट होगा?" तो आज सुबह से लाइन लगी हुई है। मतलब सबको पता है ये कितना ईमानदार है, कितना बेईमानी सामने आई है। अच्छा, ईडी का एक्शन ये भी बताता है कि कानून सबके लिए बराबर है। कहीं न कहीं केजरीवाल ने ये भूलने की कोशिश की, इवन केजरीवाल ने मोदी के संदेश को भी समझा नहीं। जब ईडी का अ, प्रेस नोट आता है, जिसमें इनका नाम लिखा होता है, हुँ। तब ये अलर्ट होते हैं। इसके साथ ही 2 कोर्ट के आदेश भी आते हैं। आपको पता होगा हाई कोर्ट का एंड सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद ये अलर्ट होते हैं। इनको लगा कि अब मैं फँसने वाला हूँ। तो इन्होंने अदालतों के चक्कर काटने शुरू किए। अब सवाल ये है कि की पोस्ट पे बैठे हुए लोग अगर भ्रष्ट होंगे और ओवर कॉन्फिडेंट होंगे अपने भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या कहते हैं? देखिए कानून सबके लिए बराबर है, और ये मोदी जी ने पहले भी कह दिया था, बजट सेशन में भी कहा था कि जिन्होंने खाया है उनसे निकलवाऊंगा, और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हालांकि ये लोग बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो सबको ही मिला है, और वो लीगल तरीके से सब लोग जिनको दिख रहा था वो दे रहे थे। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारी पार्टीज को मिला, एक भी पार्टीज ऐसी नहीं थी। लेकिन इस मामले में केजरीवाल की पार्टी बहुत ही शातिर थी। थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बता दूं, ताकि लोगों को लगे कि यार उनको तो सिर्फ 100 जी, ही जी। करोड़ मिले थे इलेक्ट्रल बॉन्ड के। तो केजरीवाल के जब ये सारे कांड सामने आ रहे हैं, कैसे कैसे नीतियों में घोटाला करके हवाला के जरिए पैसे वसूले जा रहे थे, क्योंकि ये लोग दूर की सोचते हैं। इनको पता था कि कभी ना कभी ये चीजें बाहर निकलेंगी तो साबित हो जाएगा, हम दिखाएंगे यार हमें तो थोड़ा सा चंदा मिला है, इसलिए ये कैश वाला काम कर रहे थे। हालांकि मोदी जी ने ये कैश वाला काम ना हो, और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन भी किया था कि ये जो लोग पैसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन सबको बर्बाद करके और इन चीजों पे रोक लगाई जा सके। लेकिन केजरीवाल की पार्टी की अगर हम बात करें, कानून की अगर हम बात करें, सबके लिए बिल्कुल बराबर है। मोदी जी ऐसे आदमी है जिन्होंने
एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया, आपको जो भी लगता है आप जाइए, जिसको पकड़ना है, जो भी गुनहगार है उनके ऊपर आप सवाल उठाइए। अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से अगर कनेक्ट किया जाए, ऐसी ऐसी जो कंपनियां हैं जिन्होंने पैसा भी दिया उसके बावजूद भी उनके ऊपर रेड डाली गई, बॉन्ड भी दिया गया और लेकिन रेड भी डाली गई। अब एक चीज ये भी तो हो सकती है कि जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने बोल के ही उन पार्टियों को बोला हो कि भैया तुम एक काम करो, तुम साथ साथ में बॉन्ड डालते हो क्योंकि हम साथ साथ में प्रोसेस चला रहे हैं, जैसे 2024 का इलेक्शन आएगा उस टाइम पे हम ये साबित कर देंगे कि ये चीज हुई है। इस तरफ कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि जब चुनाव होता है ना, वो एक तरीके से 2024 का तो खासकर ये ब्लड बाथ की तरह है कि यहाँ पे सारे साम दाम दंड भेद ये लोग अपना रहे हैं और इसकी प्लानिंग इन्होंने भी पहले की होगी। जैसे मोदी जी, अमित शाह जी प्लानिंग करते हैं कि हाँ अगर हमें सीए लाना, एनआरसी लाना, 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना, कितने साल पहले प्लानिंग क्या क्या करना होगा, किसी की भी जोखिम में ना आए जान, वो सारी चीजें। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए निष्पक्षता से एजेंसियां अपना काम कर रही है। अगर मोदी जी को केजरीवाल को पकड़वाने की जल्दी होती तो 10 जो समन गए थे ना उनकी जरूरत नहीं थी। ऐसे ही जैसे उत्तराखंड, वहां पे भी झारखंड में भी पकड़ा था सीएम को भी, वहां पे भी इतने समन की जरूरत नहीं होती है। तो ईडी और सीबीआई अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, पूरे की पूरे निर्देशों का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए समन भेजे, इन्होंने ये नहीं गए। और फिर उसके बाद जब इनको लगा कि हाँ अगर अब ही नहीं गए तो हो सकता है कि जो चीजों के साथ छेड़छाड़ है या जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है उससे ये कुछ चीजें बदलाव ना कर दे, सबूत ना डिस्ट्रॉय कर दे, इन्होंने पकड़ लिया है। तो मोदी जी का साफ साफ मैसेज है, चाहे कोई भी हो उनको जेल में डाला जाएगा। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि जो लोग घोटाला करके बैठे थे वो लोग बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखो हेमंता की अगर हम बात करें, उनके ऊपर भी इल्जाम लगे थे, लेकिन उस बंदे ने डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम ऑलरेडी किया। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि अगर घोटाले में नाम है तो आगे चल के मैं कहता हूं कोई भी है, चाहे बीजेपी में भी है, एग्जाम्पल सेट करे बीजेपी और कहे कि हाँ इन लोगों ने घोटाला किया, हम इनको भी। हो सकता है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी को लगे कि हाँ हमारे पास कितनी मेजोरिटी है, क्या है, तो जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन भी किया है ना, वो एक एक करके टूटते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि इनको पहली बात तो कुछ बिल पास कराने होंगे जिनके ऊपर ये काम कर रहे हैं, चाहे वो एनआरसी तो हो गया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर इनको काम करना है। तो मुझे लगता है कि कानून अपनी निष्पक्षता से काम कर रही थी और है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मोदी जी ने फ्री हैंड एजेंसियों को दिया हुआ और इसी के अंतर्गत वो काम कर रही है। आपने बहुत सही कहा और बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो जिनको ये सोच रहे हैं कि कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हैं और बीजेपी के साथ हैं, तो उन पे बीजेपी एक्शन ले और एक लोगों को दिखाए। लेकिन ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। संदीप जी, आपको याद होगा कांग्रेस ने यहाँ तक आरोप लगाया था, क्योंकि कल शाम से ही जो है हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, केजरीवाल के सपोर्ट में पहले प्रियंका एक ट्वीट करती हैं, देन उसके बाद फिर राहुल गांधी का आता है एंड अखिलेश यादव ऑल्सो। और अब तो सभी इंडी वाले लोग जितने गलत कामों में आई कैन से हैं, वो सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। और कांग्रेस ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि दिल्ली के लोग कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के लिए मारे-मारे घूम रहे थे और अरविंद केजरीवाल शराब माफिया के साथ मिल करके ये जिस पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं, शराब नीति पे, ये बना रहे थे, इस पे काम कर रहे थे। और उन्होंने उस समय गिरफ्तारी की माँग भी की थी, लेकिन आज वही कांग्रेस साथ में है इनके और ये भी पता चला है कि ये चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं और वहाँ जाकर ये एजेंडा लेके जा रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है। लेकिन मैं उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, देन फिर आपकी टिप्पणी चाहूँगी। ताला क्या है? शराब, लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा।
और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि। तो ये वक्त-वक्त की बात होती है। संदीप जी, आपकी टिप्पणी चाहूँगी मैं, क्या कहते हैं आप? देखो अजय माकन ने बिल्कुल सही बात कही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, वो 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जो भी वोट, एक भी वोट अगर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, वो 100% सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है। बीजेपी का कोई भी जो पहले से वोटर रहा है, 53% के आसपास बीजेपी के फिक्स वोटर हैं, वो उनमें से कोई भी इनको वोट नहीं करता है, और इनको पता है कि जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे ही इनको सरकार बनाने को मिल सकती है, अगर ये अच्छे से झूठ फैलाएं तो। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्होंने एक और चीज कही कि 100 करोड़ का किस तरीके से वो गोवा में भी गए थे, गोवा में भी इन्होंने हवाला के जरिए पैसा भेजा था। अब अजय माकन हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे कोई भी हो, जो अजय माकन जैसे नेता लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि, और राहुल गांधी भी इसमें, कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के साथ गठबंधन किया जाए, क्योंकि इनके ये बयान से आपको साफ-साफ दिख जाता होगा। लेकिन अब किया क्यों गया गठबंधन? यहाँ पे बात आती है, सोनिया गांधी के एक तरीके से फेवरेट माने जाते हैं केजरीवाल। अब सोनिया गांधी ने क्यों कहा, इनको पता है कि अगला नंबर चुनाव के बाद इनका आएगा नेशनल हेराल्ड केस में, और सारे पत्ते जो अभी तो ये जमानत पे है माँ बेटा, लेकिन ये खुलने वाले हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये अब की बार है बेटा, तू मान जा, वैसे तेरे को कोई भी वोट नहीं देता है, राहुल गांधी को बोल के कि कम से कम इसको साथ ले लेते हैं, कुछ वोटें आ जाएंगी, हो सकता है कि हम थोड़ी और आगे बढ़ जाएं, और अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो एक साथ हल्ला मचाएंगे तो ये लोग गिरफ्तार नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे ये लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वो सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे कि अरेस्ट किया गया, वो इसलिए भी इलेक्शन कमीशन जाने की सोच रहे हैं कि अब अरेस्ट से मोदी को फायदा होगा। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। देखो अगर हम वैसे देखें कि केजरीवाल के अरेस्ट से हो सकता है कि भावनात्मक रूप से कुछ जनता उनके साथ हो जाए, सिंपैथी वोट वहां पे मिल जाएं, लेकिन मोदी और शाह और इनके एडवाइजर वो ऐसे टाइम पे निर्णय लेते हैं, चाहे वो अभी सीएए के रूल्स बाहर लेके आने हों, अभी रिसेंटली ही आए हैं, कुछ हफ्ते ही हुए हैं, 2 हफ्ते, और अब इन्होंने केजरीवाल को, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो डरते नहीं हो, फ्रंट फुट पे खेलते हैं एक तरीके से, ये आप बात कह सकते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कोई बात नहीं, अगर हमें सीट भी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमें जो करना है वो हमें करना है। अब ये बात करते हैं इलेक्शन से पहले ये चीजें क्यों होती है। भारत में पूरे साल इलेक्शन होते हैं, कभी किसी राज्य का, कभी किसी ग्राम पंचायत का, कभी किसी चीज का। तो एक काम करो ना, मोदी जी जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए हाँ भर दो तुम सब लोग, फिर तुम्हें ये भी कंप्लेंट नहीं रहेगी कि भैया जब इलेक्शन आते तभी ये काम होते, कभी वो पाकिस्तान पे हमला होता, कभी कहीं होता है, वो भी नहीं करना इन लोगों को। तो पूरे साल अगर चुनाव होंगे और अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाए तो फिर कब किया जाएगा? तुम लोग लिख के दे दो भाई कि कब इनको गिरफ्तार किया जाना है। तो कुल मिला के इनका कहना ये है, जो पहले से प्रथाएं चलती आई हैं, किसी भी राजनेता को गिरफ्तार ना किया जाए, वो गिरफ्तारी सिर्फ मिडिल क्लास और निचले क्लास लोगों के लिए बनाई गई है, वो ये कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन मोदी जी ने जैसे कम से कम 200 ऐसे प्रावधान कानून के अंदर संशोधन किए हैं, बहुत सारे काले कानूनों को खत्म भी कर दिया है, तो उनका कुल मिला के एक ही चीज है, एक तो कानून व्यवस्था को सही किया जाए, और अगले टेन्योर में मोदी जी के बहुत बड़े बड़े फैसले आने वाले बाकी है, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक ये भी होगा कि कानून में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा मेजोरिटीज के साथ चाहिए, ताकि उनको चाहे राज्यसभा हो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आसानी से कानून पास कर लिया जाए। ये चीज इनको भी पता है, क्योंकि हर पार्टी में दूसरी पार्टी के खोजी होते ही हैं, स्पाई कह लो या कुछ कह लो, चाहे वो किसी भी वजह से उन्होंने हाथ मिलाया हो।
तो अब इनको यही है, इसलिए इन्होंने हाथ मिलाए, इसलिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। भैया अब की बार फिर से मोदी अगर आ गया, आएगा तो सही, लेकिन ज्यादा अगर इनको सीटें मिल गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चाहे कांग्रेस है, भैया तुम लोग थोड़ा खुल के भ्रष्टाचार करते हो, हम आम आदमी पार्टी थोड़ा छुप के करते हैं, सबके काले कारनामे सामने आएंगे। और मुझे लगता है अखिलेश यादव का भी चुनाव के बाद नंबर आ सकता है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं कहा। बहुत सारे घोटाले जिनके ऊपर एजेंसियां काम कर रही हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ सिटिंग सीएम नहीं, पूर्व सीएम का भी नंबर आने वाला है। और मैं सच में, मैंने ये कई बार अपनी वीडियोस में भी कहा है कि बीजेपी को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, अपने ही लोगों को भी गिरफ्तार करके कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। और मुझे लगता है चुनाव के बाद जब ये सारी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, तो जिनको उन्होंने धीरे से बहला फुसला के अपने साथ किया है मेजोरिटी के लिए, वो कानून बनवाने में पहले साथ देंगे, फिर उसी उन्हीं कानून के जरिए उनको भी अंदर डाला जाएगा। बहुत सही कहा आपने। केजरीवाल पे ये जो कार्रवाई हुई है, और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि यही समय और सही समय, और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे सहानुभूति मिल सकती है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, इस गिरफ्तारी में सबसे बड़ी बात ये है कि सबको पता है कि वो एआरएस ऑफिसर हैं और सीएम हैं, देन सो व्हाट? किसी चीज़ को भी अ, ध्यान में नहीं रखा गया। अगर गिरफ्तारी का समय था, गिरफ्तार होना था, कोई आरोप था, तो उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या सच में, मतलब इन सब चीज़ों से हट करके हम सोचे तो क्या सहानुभूति मिलेगी? देखो, सहानुभूति सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी पार्टी को अभी फिलहाल वोट देते हैं उन्हीं से मिलेगी। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इतने सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि कई लोगों ने पहले इनको चंदा भी दिया है, कई लोगों ने इनका समर्थन भी किया, जो कह रहे हैं कि हमने पब्लिकली माफी भी मांगी है, हम इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2014 में जब अरविंद केजरीवाल को लाया, जब ये किसी ने खुद को लॉन्च किया था, हालांकि इसने कसम खाई थी मैं कभी राजनीति नहीं ज्वाइन करूंगा, बच्चों की कसम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन जब ये आ रहे थे, और मैं भी खुद भी मैं ये सोच रहा था यार, कम से कम कोई इंसान कह रहा है कि वो चीजें इस तरीके से बदल देगा, तो आई थिंक उसको मौका जरूर दिया जाना चाहिए। और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वास किया था। उस टाइम पे फ्रीबी की बात नहीं थी, उस टाइम पे सिर्फ ये था एक बदलाव होगा और ये इंसान भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेगा। लेकिन स्टार्टिंग से ही भ्रष्टाचार को छोड़ के सब चीजों पे काम हुआ। चाहे वो अपने लिए शीश महल खड़ा करवाना हो, वहां पे इतने सारे ये लोग वादे कर लेते हैं और फिर कहते, जब इनसे पत्रकार पूछते हैं कि आपने ये वादा किया था, वो कहते हैं मैंने कब कहा था। चाहे वो यमुना साफ करवाने को लेकर हो, चाहे वो कहीं पे स्कूल बनवाने को लेकर हो। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के स्कूल में टीचर, हमारे रिश्तेदार भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, उनका कहना है कि भाई एक स्कूल में इन्होंने, एक या दो स्कूल में इन्होंने फर्नीचर रखवाया हुआ है। जैसे ही दूसरे स्कूल को दिखाना होता है, ट्रक आता है, वो सामान उसमें भरा जाता है और दूसरे स्कूल में ले जाया जाता है, ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे उनको ठीक किया गया है। टीचर्स की इन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि हमने 10 लाख जॉब देंगे। कुल मिला के आरटीआई के अनुसार इन्होंने 3000 जॉब दी थी 5 साल के अंदर। आप सोचिए, जो लोग मोदी को कहते हैं कि जॉब देंगे, उन्होंने तो खैर मेक इन इंडिया शुरू कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो काम करने के लिए आई थी, उसको छोड़ के सारे काम किए। कट्टर ईमानदार स्टार्टिंग में लोग समझते थे, इनको मौका भी दिया था, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। तो जनता अब कुल मिला के समझ चुकी है। और सिंपैथी वोट मिलने नहीं है, बल्कि इनकी गिरफ्तारी होने के बाद अब जब न्यूज में फ्लैश करेगा डेली कि हाँ ये सबूत मिला, ये सबूत मिला, ये सबूत मिला, तो उससे लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ यार ये सबूत मिला, अब हम तो सिंपैथी वोट देंगे। उससे लोग ये कहेंगे कि अब तो सबूत सामने आ गए, हम तो सोच रहे थे बीजेपी इनको फंसा रही है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ बीजेपी को फायदा ही होगा, और इसीलिए ये लोग जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग के सामने भी जा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। मैं देख रहा था कई सीटें ऐसी है, जैसे पश्चिम दिल्ली की भी सीट है, वहां पे जी। इन दोनों के कुल वोटर मिला के कंपटीशन दे रहे थे, और आई थिंक सिर्फ 20-30 हजार वोटों से ही जो वहां के पहले के जो जीते थे बीजेपी के, इतना फर्क था। तो ये इन्होंने पूरी कैलकुलेशन के साथ ये सोचा कि अगर हम साथ मिलकर लड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम हम लोग 1 सीट या 2 सीट तो जीत लेंगे। लेकिन
इनको वहां पे एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, चाहे ये कुछ भी कह ले, और ये इनके चेहरे से भी झलकता है। आप अगर नोटिस करेंगे ना इनका, तो कई बार ये बोलते हुए जब ऐसे मुंह को करते हैं, तो समझ जाइए इन्होंने जस्ट अभी-अभी झूठ बोला है। आप नोटिस कर लीजिएगा, मैंने इसकी सारी वीडियोज़ देखी हुई है, सारी में एक चीज़ कॉमन है, जैसे ये झूठ बोलेंगे, इनके मुँह कैसे अलग से करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे सिम्पैथी वोट इनको एक भी नहीं मिलने वाली है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। एक बयान जो अभी राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पे दिया, उनका कहना है 135 करोड़ लोग केजरीवाल के साथ हैं। 135 करोड़ लोग केजरीवाल के साथ है। गुजरात में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में, हिमाचल में, हर जगह इनकी जमानत जब्त हो रही है। तो वो 135 करोड़ किन की बात कर रहे हैं? पाकिस्तानियों की, बांग्लादेशियों की, किन की बात कर रहे हैं? उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और बाहर हो सकता है कि जो अमेरिका या चाइना के लोगों की हो सकता है बात कर रहे हो, क्योंकि चाइना के एजेंट भी बताए जाते हैं कई लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो 135 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, वो आई थिंक ये 1 करोड़ 3 लाख या फिर 1,35,000 की बात कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा इन लोगों को कोई भी वोट नहीं देने वाला है, और कुल मिला के सिंपैथी वोट की जगह अब लोगों की आँखें खुल गई हैं। कैसे बॉन्ड के नाम पे बीजेपी को ये बदनाम कर रहे थे, लेकिन खुद यहाँ पे ये लोग फँस गए हैं। बिल्कुल सही कहा, केजरीवाल बहुत शातिर हैं। इन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा हुआ था, कभी किसी फ़ाइल पे सिग्नेचर नहीं किए और इनका ये आचरण ये बताता है कि सच अ क्लेवर पर्सन। और उनके घर से देखिए जो डॉक्यूमेंट मिले हैं, वो ये बताते हैं कि ये ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, उस लेवल के अधिकारियों की पर्सनल जानकारियाँ जुटा रहे थे। मतलब क्यों जुटा रहे थे ये अभी ईडी को भी नहीं पता, उनके विभाग को भी नहीं पता। इतने इतने ये मतलब चतुर नाथ हैं। तो इनका क्या मकसद था ये सब करने का? देखिए, जानकारी जुटा रहे थे और कुछ लोगों से इनको जानकारी मिल भी रही थी। आपको जी, याद होगा कि घोटाले से रिलेटेड जब फाइल लेने के लिए जाना था एजेंसी ने, तो एक सीसीटीवी कैमरे फुटेज सामने आई थी जिसमें कुछ फाइलें वहां से गायब कर दी गई थी, वो भी आपको पता होगा। तो सबसे पहले कोई भी पार्टी आगे बढ़ने की सोचती है, तो वो सोचती है कि पहले हम जो, चाहे वकील हुए, जजेस हुए, या जो कानून व्यवस्था है, उनको कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाए, एजेंसीज को कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अगर आपको पता है कि आपके बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, कुछ जजेस हैं जो आपको आपका फेवर करना जानते हैं, तो ये सारी चीजें टीम तैयार की जा रही है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ फैसले इनके समर्थन में आए हैं, बल्कि ये एक पार्टी का नॉर्मल चीज होती है कि किस तरीके से अपने आप को वहां पे स्थापित करना, बिना, इसको बैकबोन कहा जाता है, बिना इसके कोई भी पार्टी एक स्टेट में भी नहीं चल सकती है। तो एक दूसरी चीज जो मुझे पता चली थी, मैं सूद सर के साथ भी बात कर रहा था कि उनको भी अप्रोच किया गया था, एक प्राइवेट इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने की बात की जा रही थी। कुछ लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया था कि ऐसे बनाया जा रहा है कि कुछ इक्विपमेंट खरीदे जाएँगे, बिज़नेसमैन कुछ हैं वो फंडिंग करने को तैयार है। अब बिज़नेसमैन फंडिंग तभी करेगा ना, बिज़नेसमैन को पता रहेगा मैं इसको फंडिंग करूँगा, आगे चल के मुझे फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा जैसे मिलेगा। इन्होंने 5 करोड़ का लाइसेंस कर जी। दिया था ताकि जो बड़े शराब व्यापारी हैं, उनको फ़ायदा मिले, जो छोटे कारोबारी हैं, वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो 5 करोड़ तो दे ही नहीं सकते हैं। 25 लाख का लाइसेंस होता था पहले, 5 करोड़ का कर दिया। तो इसी हुँ। तरीके से बिज़नेसमैन से ये इक्विपमेंट लाए जाएँ और ट्रेनिंग देके स्पाई किया जाए अमित शाह, मोदी जी और भी बाकी बीजेपी के लीडर्स पे, ताकि वो ब्लैकमेलिंग का धंधा या फिर कुछ चीजें ऐसे लाके सामने एक्सपोज की जाए। कई बार केजरीवाल ने कहा है कि हमारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, हमारे 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई। अब एक बात बताइए, आपके पास मेजॉरिटी से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट सारे एमएलए और आपके क्या? हैं। 7 हुँ। एमएलए से भैया कौन सी सरकार टूट जाएगी, क्या हो जाएगा? मतलब झूठ भी इस तरीके का बोलते हैं, सिर्फ अब इनके लोग ही खुश होते हैं, जो कुछ लोग इनको वोट देते हैं, आंख बंद करके, कुछ लोग हैं ऐसे, सिर्फ वही खुश होते हैं। बाकी लोगों को पता है, जो राजनीति की समझ रखते हैं, कि भैया 7 एमएलए से कुछ नहीं होगा, 20 एमएलए से भी कुछ नहीं होने वाला, 7 की तो बात छोड़ दो। इन्होंने कई बार कहा कि हमारे
उनको फ़ोन किया गया, हमारे लोगों को फ़ोन किया गया। अभी पुलिस पहुँच गई थी इनके घर पे जब लास्ट टाइम इन्होंने कहा भैया हमें सबूत दे दो, हम उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे, चाहे वो बीजेपी का बड़ा नेता ही क्यों ना हो। इन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है और इन्होंने इनकी जो रिसीविंग थी उसकी कॉपी की, वो भी इन्होंने नहीं ली, इनके कुछ लोगों ने ली थी। तो कुल मिला के जो ये झूठ फैलाते हैं, सारी बातें करते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार कट्टर ईमानदार बोल दिया तो बस ये कट्टर ईमानदार हो बन गए। जाएँगे, जनता अब समझ चुकी है और अब इनके झांसे में नहीं आती है और इसलिए सिंपैथी की बात छोड़ो, किसी तरीके से इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है और इनका जो अंत है, इनकी पार्टी का जो अंत है, वो अब निश्चित है। ये जिस तरीके से इन्होंने 9 समन को इग्नोर किया है, अब ये एडamant तो बहुत है ना, ये ज़िद्दी किस्म के हैं। अब ये बीजेपी कह रही है कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, बीजेपी के जो लोग हैं। अब ये इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे क्योंकि कल शाम से ही आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि हमारे तो सीएम यही थे, यही रहेंगे, यही सीएम बने रहेंगे। तो क्या मतलब जेल से सरकार चलाएँगे? क्या कहते हैं आप? देखिए अब जहाँ तक बात आती है सरकार चलाने की, तो केजरीवाल को कुर्सी का बहुत ज़्यादा मोह है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं राजनीति में जैसे कि शरद पवार, वो दूर नहीं रह सकते। ऐसे ही सीएम जो अरविंद केजरीवाल है, वो भी ऐसे ही हैं, वो इनसे भी बड़े हैं। आप सोचिए जो इंसान ये बात कहता हो कि यार कोई बात नहीं, भारत का पीएम नहीं तो पंजाब को अलग करके अलग देश का मैं पीएम बन जाऊँगा। उस आदमी के इरादे कितने खतरनाक होंगे। अब फोर्ड फाउंडेशन से इनके जो ये फाउंडेशन थी, उनको फंडिंग भी होती थी। फोर्ड फाउंडेशन के सीएए से किस तरीके से लिंक है, सभी लोग जानते हैं, जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि कैसे वहाँ पे फंडिंग की जाती थी। दिल्ली दंगे हों, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल का, उनकी पार्टी का हाथ होता ही है। अब किसान आंदोलन की थी, वहाँ पे ये लोग फ़ोन पहुँचा रहे थे, केलों से भरे ट्रक पहुँचा रहे थे। जो शराब थी इन्होंने एक के साथ एक फ्री कर दी थी और अब तो छोटे पैकेट में भी शराब मैंने सुना है कि पाउच में भी बिकने लग गई थी, इस तरीके की नौबत आ गई थी। तो इन लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली में सिर्फ शराब नीति ही नहीं और बाकी चीज़ों के ज़रिए भी जो ये सारा अपना भ्रष्टाचार फैलाया है, इसको अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है और अब चाहे आप ईडी की बात करें, दूसरी एजेंसियों की बात करें, ये पूरी निष्पक्षता के साथ जाँच कर रही हैं और मुझे लगता है कि अब ये इनके कोई भी ढकोसले जो भी हैं, उनमें जनता आने वाली है नहीं और अब इनका भेद पूरी तरीके से खुल चुका है। सही कहा आपने एंड ऑफ दिस शो ये जो गिरफ्तारी है, आई शुड से ये एक तरह से मोदी की मुनादी है कि सबका नंबर आएगा, कोई भी जो भ्रष्ट है, मतलब वो बचेगा नहीं। अब इसमें देखिए कभी भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि रैलियों में अभी चूँकि चुनाव का मौसम चल रहा है, हुँ, कभी उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, हुँ। कभी उन्होंने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। तो ये जो मोदी का स्टाइल है, इसे क्या कहेंगे आप? देखो, मोदी जी का काम करने का एक अपना अलग स्टाइल है और मैं पहले उसका थोड़ा और डिटेल में जवाब दे देता हूँ कि वो कुर्सी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। देखो, कुर्सी छोड़ने जी, का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है और सरकार भी इसमें कानून के अंतर्गत भी उसको बाध्य नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के ये हो सकता है बस वो सीएम है और कुछ कर नहीं सकते हैं। ना आप जेल के अंदर मीटिंग्स कर सकते हैं, ना आप कोई फाइल्स लाके वहाँ पे साइन कर सकते हैं। फाइल तो वैसे भी साइन नहीं कर सकते, उन्होंने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा हुआ जानबूझ के कि बाकी जी। सारे लोग जेल में चले जाएँ। मनीष तुम जाओ, हम तुम्हारे परिवार का ख़्याल रखेंगे। जी, जी। जाओ तुम संजय सिंह, हम तुम्हारे परिवार का ख़्याल रखेंगे। सत्येंद्र तुम जाओ, हम ख़्याल रखेंगे। जैसे ही अपनी बारी आई, भैया मैं तो जेल नहीं जाना चाहता, मुझे प्रोटेक्शन दे दो। तो ये बिल्कुल। दिखाता है कि साइन विभाग ना लेने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पूरी दुनिया जेल में चली जाए, बस मैं हाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र खड़ा रहूँ और बिल्कुल। मैं एक तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता रहूँ। अब बात आती है मोदी जी के काम करने के तरीके की। मोदी जी सीधा-सीधा किसी को टारगेट नहीं करते हैं। मोदी जी कोई बात बोलते भी हैं, अगर किसी का नाम भी लेते हैं, तो वो रिएक्शन होता है उनका। वो कभी भी पहले किसी को कुछ नहीं कहते हैं, चाहे वो शक्ति के बारे में, माँ शक्ति के बारे में कमेंट हो राहुल गांधी का, चाहे फिर वो वहाँ पे लालू यादव उनके बेटे हैं, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, लालू यादव धमकी दे रहे थे, वो हो या फिर केजरीवाल हो, उनको बोला था कि रेवड़ियाँ जो बाँट रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्शन देते हैं। उनका काम करने का अंदाज है
कि जो ये कर रहे हैं करने दो, पहले वो मौका देते हैं कि भाई अपने स्टेट में आप अच्छे से काम करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां-जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पे उन्होंने तोड़ ली है। जो काम करना चाहता है वो काम करे, क्योंकि मोदी जी को पता है वो हमेशा पीएम नहीं रहने वाले हैं। तो 2047 का उन्होंने लक्ष्य इसलिए रखा है कि कम से कम ऐसी चीजें ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दी जाएं कि हमारा देश आगे ही जाए, उनके जाने के बाद पीछे ना जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी पार्टी का चाहे सीएम हो, वो पूरी निष्पक्षता से काम करे, जनता के लिए काम करे। लेकिन विपक्ष में ऐसे-ऐसे लोग हैं, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। अब केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहते हैं, मोदी मुझसे डर गया, अगर मोदी का कोई विकल्प है तो केजरीवाल है। कभी भी अपने कामों पे बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे 8 समन भेजोगे, मैं 8 स्कूल बना दूंगा, 9 भेजोगे, वो बस फीता काट के आ जाते हैं। अब एक बात सोचिए, रेलवे का प्रोजेक्ट था, उसमें बोला गया कि भैया दिल्ली सरकार को पैसा देना था, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब ये कह रहे दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है, तो पैसा क्यों नहीं है दिल्ली सरकार के पास? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की भी भूमिका थी। तो ये सोच रहे थे हम पीछे हट जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। कब तक रोकेगी केंद्र सरकार? डेवलपमेंट तो पकड़ी हुई है मोदी जी ने, तो वो अपने आप पैसे उसमें डाल के कर देंगे, ये सोचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा या तो पैसे दो, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट वरना बंद है, तब इन्होंने कहीं जाके पैसे दिए थे। और भी अभी घोटाले बाहर आने हैं, जैसे वो डीटीसी बस का हो या जी, जी। किसी का हो। लेकिन मोदी जी का काम करने का स्टाइल है कि आप लोग काम कीजिए, पहले काम करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने सही से काम किया है तो। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी जो गुनाह किए हैं उनको उनकी कर्मों की सजा जरूर मिलने वाली है। इसलिए जो उनके बयान होते हैं उसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही मैसेज देते हैं कि बचेगा कोई नहीं, जनता के देखकर जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हो तो करो, वरना हम किसी को छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बजट सेशन में भी उन्होंने संकेत दिया था और वो हर अपनी रैली में ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो हम भी महसूस कर रहे हैं कि बड़े कड़े और बड़े वो जो है फैसले लेने वाले हैं। उनका मकसद यही है कि देश जो है स्मूथली चलता रहे, तरक्की के रास्ते पे चलता रहे। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जय बुलाने के लिए। और मैं बस यही कहूँगा जनता से कि जो भी लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उनसे यही निवेदन है, जहाँ भी आपके जो भी पड़ोसी हैं, चाहे आपके फैमिली वाले हैं, उनको आप चीज़ें समझाइए। आप ये भी मत बोलिए किसको वोट दें, बट चीज़ें समझाइए, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं, पूरा भारत सोशल मीडिया पे नहीं है। इंटरनेट के यूज़र बढ़ गए हैं, लेकिन राजनीतिक समझ सब लोगों में नहीं है, तो उनको समझाएँ, जागरूक करें, स्पेशली वोट देने ज़रूर जाएँ। क्योंकि लाइन में ऐसा ना हो कि 50 लोगों की लाइन है, उसमें 48 बुर्का पहने महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन 2 हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। वो कम से कम संख्या ज्यादा हो, वोट देने जाएं, किसी को भी वोट दें, समझाएं अपनी तरफ से, बस यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए मनविंदर जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।